स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार GSM में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय में स्पेशल हम लोग संघीय कार्यपालिका टॉपिक के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दों में देखा जाए तो मैंने इसके पहले जो क्लास दिया था आपको, उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति का प्रावधान है, 53 उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, फिर 54 को हमने बताया था निर्वाचन में कौन कौन भागीदारी लेता है, और 55 में मैंने बताया था कि निर्वाचन की रीति कौन सी अपनाई जाती है, एकल संक्रमण मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के बारे में मैंने पूरी बातचीत किया था। आज उसी राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित हम लोग 55 के बाद यानी कि अनुच्छेद 56 से लेकर के आगे तक की उसके महाभियोग तक की प्रक्रिया यानी कि 61 तक की बातों पे हम लोग पूरी जिक्र करने वाले हैं। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर आप तक उपलब्ध करवाता है। हम चलते सीधे अपने टॉपिक पर और हमारा जो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद मैंने आपको बताया था 55 तक की बात हमने कर चुका था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 तक। 56 के बारे में हम लोग देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के बारे में क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 जो है उसमें सीधे सीधे लिखा गया है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित बात किया गया। पदावधि यानी कि उसके पद की अवधि बताई गई है कि जो भारत देश का राष्ट्रपति बनेगा उसके पद की अवधि कितनी होगी, यानी कि वो कितने समय तक अपने पद पर कार्यरत रहेगा, ये बात कहा गया है। तो हमारा संविधान ये कहता है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा उसका जो भी कार्यकाल निर्धारित किया गया है, कहा गया है कि पद ग्रहण करने की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बैठा रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति का आमतौर पे अगर सामान्यतः कार्यकाल आपसे पूछा जाए कितना है तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि सामान्यतः राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को बनाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया वो 5 वर्ष के लिए पूरी राष्ट्रपति के पद को अपना पद धारण किया हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। राष्ट्रपति चाहेगा तो स्वेच्छा से वो अपने पद को त्याग सकता है, या दूसरी कंडीशन यह है कि अगर राष्ट्रपति गद्दी पर बैठ करके संविधान का अतिक्रमण करने लगता है तो उसको जबरदस्ती गद्दी से मतलब महाभियोग प्रक्रिया लगा करके उसको गद्दी से हटाया भी जा सकता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति, इसके बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि का तहत आपको याद रखना है कि सामान्यतः इसका कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर ये राष्ट्रपति चाहेगा तो अपने स्वेच्छा से, अगर उसको लग रहा है हमें अब राष्ट्रपति पद पे नहीं रहना है तो स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर के पद मुक्त हो सकता है, गद्दी को छोड़ सकता है। या अगर वो स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दे रहा है और गद्दी पे बैठ करके संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की अगर प्रक्रिया वो अपनाता है तो संविधान का अनुच्छेद 61 जो है, इस 61 के द्वारा भी हम 61 आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी इसी आज ही के क्लास में 61 आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ बस ये देखिए कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 के द्वारा उसको गद्दी से हटाया जा सकता है। ऐसा भी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में किया गया। तो 56 के बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 57 ये कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात किया गया है, यानी कि अर्हता की बात की गई है, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी की बात की गई है, योग्यता की बात की गई है। योग्यता मतलब उसको पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्रता की बात किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी भारत देश का राष्ट्रपति अगर एक बार बन जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो जो राष्ट्रपति बना वो दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा हमारा संविधान कोई बाउंडेशन नहीं किया। अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक है, अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया और एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपने जीते जी जिंदगी में जितनी बार चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर उसके अंदर उतनी काबिलियत होगी, उतनी ताकत होगी तो एक बार क्या वो 10 बार राष्ट्रपति बनना चाहे तो 10 बार हमारा संविधान उसको भारत का राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार है। यानी कि ये राष्ट्रपति की जो कंडीशन होती है अगर उसको पूरा करता है
तो वो एक बार क्या जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जब मुद्दे चलते हैं तो अमेरिका में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा, अगर कोई व्यक्ति 2 बार अमेरिका में राष्ट्रपति बन गया तो तीसरी बार उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। ऐसा अमेरिका का कानून संविधान कहता है। लेकिन भारत का संविधान ऐसा कुछ नहीं कहता। 2 बार नहीं, आप 200 बार अगर जिंदा रहते हैं तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़िए, बनिए। इसमें कोई बाउंडेशन संविधान आपको नहीं देता है। ये संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है। यानी कि इसमें मैंने लिखा है कि इसके तहत निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति दोबारा भी चाहे तो पद का दावेदारी कर सकता है। और उदाहरण मैंने ये देखा है कि यूएसए में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ केवल और केवल 2 ही बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरी बार अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहेगा तो संविधान के अनुसार उसको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 को अगर एक नजर देखा जाए तो 58 जो है, इसमें सीधे सीधे लिखा है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का, अगर कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत में का कोई भी हो, जिसकी मर्जी वो चाहे तो राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। अगर उन शर्तों को आप पूरा करते हैं तभी आप राष्ट्रपति पद पे जा सकते हैं, अन्यथा आप राष्ट्रपति पद पर नहीं जा सकते हैं। ऐसा मेरा संविधान कहता है। हमारा संविधान वो शर्त क्या लागू किया गया है करता है। पहला शर्त तो ये कहता है कि राष्ट्रपति उसी को बनाया जाएगा, उसी व्यक्ति को जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। दूसरी बात ये कहता है कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ उस व्यक्ति की जो उम्र होगी वो कम से कम 35 वर्ष की उम्र तो वो धारण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष से अगर आप कम रहते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप नहीं दावेदारी कर सकते हैं, ना तो आप भागीदारी ले सकते हैं। आपकी उम्र 35 वर्ष की आयु आपको पूरा करना पड़ेगा। तीसरी बात यह कहता है कि लोकसभा का सदस्य, ये बात याद रखिएगा, अक्सर ये भी एग्जाम में पूछता है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहाँ एक बात गौर करने की यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। अगर निर्वाचित होगा तो राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता, उसको पद छोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमारा संविधान ये कहता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की काबिलियत रखता हो, योग्यता रखता हो। अभी हम जब संसद आपको पढ़ाएंगे, संसद व्यवस्थापिका जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोकसभा के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे, लोकसभा सदस्यों की योग्यता के बारे में। तो जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उन योग्यताओं को पूरा करने की ताकत उसके अंदर हो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, तभी वो काबिल होगा। और चौथी बात ये कहा गया है कि लाभ के वो पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब यह है कि किसी भी तरह के सरकारी सुविधाओं से वो ताल्लुकात न रखता हो। लेकिन इस लाभ के पद को परिभाषित करते हुए कई तरह की संसद समय समय पर इस पे एक्शन लिया है। और आगे चल के संसद ने ये भी कहा है कि लाभ के पद में जो राष्ट्रपति का पद है, जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो राज्यपाल का पद है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार का कोई मंत्री हो, इनका पद है, ये लाभ के पद में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया गया है आगे चल करके कि राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ या भारत या राज्य सरकार का कोई मंत्री हुआ, इन लोगों का पद जो होगा वो लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान संसद आगे चल के लाती है। यानी कि मोटे तौर पे देखा जाए राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में तो आपको 4 बात क्या याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात आपको याद रखना है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा आपको याद रखना है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। फिर आपको चौथी बात जो याद रखना है वो लाभ के पद पर ना हो, और लाभ के पद से ही संबंधित आपको एक स्पेशल लाइन ये याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री और भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्री हो, ये लाभ के पद में शामिल नहीं किए जाते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के बाद अगर अनुच्छेद 59 को देखा जाए तो 59 क्या कहता है? 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की ये बात करता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, कोई भी नागरिक अगर भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसके पद पे जब तक वो रहता है तो कुछ शर्त निर्धारित किया गया, कुछ कंडीशन दिए गए हैं। उस कंडीशनल फेजेस को अगर वो पूरा नहीं करेगा तो राष्ट्रपति को गद्दी से हटा दिया जाएगा। ऐसा भी प्रावधान हमारा संविधान करता है। हमारा संविधान ये कहता है कि अगर भारत का कोई राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति गद्दी पर वो जब तक रहता है, उसके पद पे जब तक वो रहेगा अपने पद पर, तब तक उसके लिए हम कुछ शर्त निर्धारित करते हैं। उन शर्तों को उसे पूरा करना पड़ेगा। हमारा संविधान कौन सा शर्त निर्धारित करता है? वो शर्त ये कहता है कि जब राष्ट्रपति जो होगा वह किसी भी सदन का, किसी भी सदन, याद रखिएगा यहाँ मैंने बात लिखा है किसी भी सदन का, और भारत देश में अगर किसी भी सदन कह के कोई आपसे कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, इन चारों सदनों में किसी भी सदन में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कि किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर वो किसी सदन की सदस्यता को धारण कर लेता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति पद को त्याग दिया है, ऐसा मान लिया जाता है और राष्ट्रपति के रूप में नहीं रहता। यानी कि राष्ट्रपति के लिए ये कहा गया है कि आप जब तक राष्ट्रपति के गद्दी पे रहेंगे आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं, और अगर आप हो गए तो ऐसा मान लेंगे कि आप अपने राष्ट्रपति के पद को त्याग चुके हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। मतलब आप राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जब तक अपने कार्यकाल के दौरान रहेगा तो उसको आपराधिक मामलों से मुक्त रखा जाएगा। जितना सारा हम अभी राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ाएंगे आपको आगे चल के, राष्ट्रपति की शक्ति, हम आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति, स्वयं विवेक की शक्ति, ऐसे उसके विशेषाधिकार, ऐसे तमाम सारे चीज हम आगे भी आपको राष्ट्रपति से बताने वाले। जो वहां मैं विशेषाधिकार पढ़ाऊंगा उसमें जितने सारे तत्व बताएंगे वो सारे के सारे तत्व यहाँ लागू होंगे राष्ट्रपति के शर्त के लिए। यानी कि किसी भी समय उसको पद के दौरान ना तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत मामलों में भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके ऊपर आपराधिक कोई मामला दर्ज कर सकते हैं। ये सारी बातें राष्ट्रपति के पद की शर्तों के लिए निर्धारित किया गया है। और राष्ट्रपति को भी कहा गया है कि आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं, और अगर हो जाते हैं तो मान लेंगे कि आपने राष्ट्रपति पद को त्याग चुका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 को देखा जाए तो 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात किया जाता है। शपथ का मतलब होता है कसम खाना, यानी कि ये शपथ लेते हैं लोग, कसम खाते हैं लोग, प्रतिज्ञान करते हैं लोग और लिखित हस्ताक्षर भी करते हैं लोग। और ये जो राष्ट्रपति के बारे में व्यवस्था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 करता है, ये कहता है कि जो भारत देश का राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य जज होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उन्हीं के समक्ष जाकर के शपथ लेंगे। या ये भी कहा गया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में उसी सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा उसके समक्ष जाकर के राष्ट्रपति शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे। यानी राष्ट्रपति अपने गद्दी पे बैठने से पहले वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उनके अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जाकर के वो शपथ लेंगे। और राष्ट्रपति के शपथ को भी आपको सरसरी निगाह से देखना है, क्योंकि एसआई का जो पेपर एक बार हुआ था उसमें ऑलरेडी शपथ प्रावधान से ही सवाल उठा दिया गया था। राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो होगा वो ये कहेंगे कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। वो अपना नाम लेंगे, जो भी जिसका नाम रहता है, मैं फला से बोलते रहते लोग, वो कहेंगे कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर लगा रहूंगा। ऐसा बात राष्ट्रपति कह करके देश के समक्ष, देश के जनता के समक्ष अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेते हैं, फिर अपने गद्दी पे बैठ के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के बाद अब हम लोग देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 61, जिसमें महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित बातें हैं। इतनी सारी बातों का चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 को देखा जाए तो 61 में ये कहा गया है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया की बात संविधान का अनुच्छेद 61 कहता है। महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे जितने सारे हैं उन सारी मुद्दे को मैंने यहाँ लिखा है। इसको समझाने के साथ साथ मैं आपको कोशिश करता हूँ कि फिगर के माध्यम से भी आपको बताऊं कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे राष्ट्रपति के खिलाफ जारी किया जाता है। महाभियोग से संबंधित मुद्दे को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला बात जो हम लोगों को देखना है वो ये देखना है कि ये महाभियोग प्रक्रिया जो है ये यूएसए देश के संविधान से लेकर के हम लोगों ने भारतीय संविधान में समाहित किया, यानी कि यूएसए देश से ये लिया गया है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है। कई बार प्रीलिम्स में ऐसे सवाल बने हैं, बल्कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ये बात आपको याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। तीसरी बात इस महाभियोग से आपको याद रखना है कि महाभियोग का प्रक्रिया तभी लागू किया जा सकता है जब संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करेगा, तभी लागू किया जा सकता है, वरना इसके अलावा कोई अन्य कंडीशन दिखा करके आप राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया जारी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग न्यायाधीशों की महाभियोग जब देखेंगे महाभियोग के बारे में, तो वहां पे न्यायाधीशों में साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर उनको गद्दी से हटाया जाता है। साबित कदाचार का मतलब होता है दुर्व्यवहार, उनका व्यवहार सही नहीं है, और अक्षमता मतलब वो काम करने के लायक नहीं है। इस तरह की कंडीशन आप राष्ट्रपति के समक्ष नहीं ला सकते हैं। राष्ट्रपति को केवल और केवल आप संविधान के अतिक्रमण करने पर ही महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जाती। यहाँ ध्यान देने की एक और बात आपको याद रखना है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, याद रखिएगा इसका जिक्र हमारे जो संविधान के अतिक्रमण करने पे लागू होगा, इसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये बात आप याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी गलती राष्ट्रपति करेगा जिसको आप मानेंगे कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। इस बात को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। दूसरी बात यहाँ ध्यान देने वाली आपको ये है कि जो महाभियोग प्रक्रिया हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, संविधान में केवल और केवल ये राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। बाकी जितने सारे के लिए हम लोग प्रयोग करते रहते हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, बल्कि ये कहा गया है कि ये प्रक्रिया राष्ट्रपति की तरह होगा या ये प्रक्रिया न्यायाधीशों की तरह होगी। इस तरह से दूसरे के समान उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ 4 बात महाभियोग बताने से पहले हम 4-5 बात आपको क्या बताए, यूएसए के देश से लिया गया। पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक नहीं है। तीसरी बात संविधान के अतिक्रमण करने पे ही केवल इसको लागू किया जाएगा, अदरवाइज और कोई कंडीशन आप नहीं लागू कर सकते। संविधान के अतिक्रमण में क्या क्या समाहित होगा, तो आपका जवाब होगा कि इसको संविधान भी परिभाषित नहीं करता, तो हम और आप क्या बता पाएंगे। और 5वीं बात इसमें याद रखना आपको कि संविधान में जो महाभियोग जैसे शब्द हैं ये केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, बाकी किसी के लिए नहीं। सबके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि इनकी प्रक्रिया राष्ट्रपति की तरह होगी, या न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है ऐसे इनको हटाया जाएगा, जैसे कैग वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह की बात किया गया। अब हम बताने चल रहे हैं आपको कि ये महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है। अब मैं ये बताता हूँ, उससे पहले मैं ये बताना जरूरी समझा क्योंकि महाभियोग से ही रिलेटेड ये भी सवाल बनते रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं महाभियोग की प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाता है। तो इसको हम फिगर भी बना ले रहे हैं, यहाँ भी आपको बताते चल रहे हैं। और ये घटना की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने देश की संसद से। और इसके 2 हाथ पैर रख लीजिए ऐसे, एक का नाम रख दीजिएगा राज्यसभा और दूसरे का नाम रख लीजिए लोकसभा। एक का नाम राज्यसभा लिख लीजिए और दूसरे हाथ पैर जो है उसका नाम आप लोकसभा लिख लीजिए। और इसका तीसरा जो शख्स है अभिन्न अंग के रूप में आता है, उसी के खिलाफ तो जारी किया जा रहा है, तो उसका भी आप नाम बड़े प्यार से लिख लीजिए। यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में ही ये सारी घटना घटित हो रही। तो चलता हूं मैं आपको बताने के लिए स्पेशल महाभियोग की प्रक्रिया। इस बात को जरूर आप याद रखिए। सबसे पहली बात ये आपको जानना है
कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदन द्वारा जारी किया जा सकता है। किसी भी सदन मतलब चाहे राज्यसभा भी जारी कर सकती है, चाहे लोकसभा भी। पहला सवाल तो यही आपका बन गया कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा जारी करता है, महाभियोग की प्रक्रिया केवल राज्यसभा द्वारा लाया जाता। गलत बात, लोकसभा भी ला सकता है और राज्यसभा भी ला सकता है। लोकसभा के देखने में अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा तो लोकसभा ला देगा, राज्यसभा के देखने में अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा राज्यसभा ला देगा। ये पहला सवाल आपको याद रखना है। क्या पहला सवाल आपको ये याद रखना है कि महाभियोग लगाने का जो संकल्प होगा वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, ये बात आपको याद रखना। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इसमें हम बोलेंगे प्रथम सदन और द्वितीय सदन। प्रथम सदन हम किसको कहेंगे और द्वितीय सदन हम किसको कहेंगे? जो इसमें से जो पहले शुरुआत करेगा, राज्यसभा अगर शुरुआत किया तो हम राज्यसभा को प्रथम सदन कहेंगे। अगर लोकसभा शुरुआत करेगा महाभियोग की प्रक्रिया तो हम लोकसभा को प्रथम मान लेंगे। तो यहाँ हम शुरू कर देते हैं, यहाँ इधर में राज्यसभा लिख दिया, इधर लोकसभा। जो प्रक्रिया बताएंगे वही हुबहू प्रक्रिया इधर से भी आप लागू करिएगा, एक पैसे का अंतर नहीं रहेगा। तो इधर मैं पहले इधर राज्यसभा लिख दिया, तो यहाँ से मैं शुरू करता। अगर आप ऑफलाइन की क्लास में रहते तो मैं आपसे सलाह भी ले लेता कि यहाँ से शुरू करो। यहाँ से आप सोचेंगे यहाँ से कोई जादू वाला बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इधर से बताएंगे वही प्रोसेस इधर से चलेगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। पहली बात मैंने आपको क्या बताया, संसद के किसी भी सदन में इसको जारी किया जा सकता है, पहला बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना, हम मान लेते हैं राज्यसभा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दिया, राज्यसभा के देखने में राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा, तो राज्यसभा शुरू कर दे। तो जो शुरू करेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रथम सदन। तो हम इसको क्या मान लेंगे? राज्यसभा को हम मान लिए प्रथम सदन। और जो बाद में रहेगा दूसरे नंबर पे, इसको हम कहेंगे दूसरा सदन, इसको बोलेंगे द्वितीय सदन, इसको हम कहेंगे। अब ये हम प्रथम द्वितीय बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि हम शुरुआत राज्यसभा से कर रहे हैं। अब यहाँ दूसरी बात आपको ये याद रखना कि प्रथम सदन द्वारा, यानी कि महाभियोग लगाने का संकल्प आप संसद के किसी भी सदन से पेश किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये जानना है कि प्रथम सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या का, यहाँ बात याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य, बिल्कुल याद रखना आपको, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित आरोप पत्र 14 दिन पूर्व, आपको डेट याद रखना, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना आवश्यक। दूसरी बात क्या कह रहा कि राज्यसभा ने अगर शुरुआत किया तो हम कहेंगे प्रथम सदन। प्रथम सदन ने अपने कितने बहुमत से? तो कहेंगे प्रथम सदन अपने 1/4 बहुमत से, यहाँ मैं लिखता चल रहा हूं डायग्राम में, 1/4 बहुमत, 1/4 बहुमत से ये किसको दे दिया? राष्ट्रपति को देगा। कितना दिन पहले देगा? तो कहेंगे 14 दिन पूर्व देगा। राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि भैया आप सोए हो कि जगे हो, खा रहे हो को पी रहे हो कि नाच रहे हो, गा रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक आपको नोटिस दे रहा हूं। उस नोटिस का मतलब यही हुआ कि आप देश की गद्दी, राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठ करके आप संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा मेरे देखने में लग रहा, मतलब राज्यसभा के देखने में लग रहा, मतलब प्रथम सदन के देखने में लग रहा। तो इसलिए हम आपको गद्दी से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जारी करने वाले हैं। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। राष्ट्रपति महोदय को सूचना मिल गया, वो तो बेचारा ऐसा पागल जैसा हो जाएगा कि मैंने क्या किया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये होगा, 14 दिन जब बीत जाएगा तो 14 दिन के बाद क्या होगा? प्रथम सदन, यानी कि जो शुरू किया था, यानी राज्यसभा शुरू किया, ये प्रथम सदन महाभियोग का संकल्प अब पेश करेगा। अब ये शुरुआत कर देगा लीला, राष्ट्रपति को हटाने वाला लीला जो, और वो लीला क्या है? वो लीला ये है कि प्रथम सदन जो है, यानी कि राज्यसभा जो है, ये अपने कुल सदस्य संख्या, याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, डाटा याद रखना, कितना? 2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन को भेजेगा। यानी कि अब यही राज्यसभा क्या कर रहा है? एक और संकल्प ये राज्यसभा, मैं इस कलर से कर दे रहा हूं, एक और संकल्प ये राज्यसभा क्या कर रहा है? अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या आपको याद रखना, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया और वो भेज दिया दूसरे सदन को, मतलब लोकसभा को। अब लोकसभा के पास जब आ जाएगा तो लोकसभा क्या करेगा?
लोकसभा के पास जैसे आता है तो यहाँ पे होता है जांच समिति का गठन होता है। लोकसभा के पास आएगा तो लोकसभा जांच समिति की गठन करते हैं। मतलब राज्यसभा कहीं झूठ में नहीं ना राष्ट्रपति को फंसा रहा है, इस बात की जांच करेगी लोकसभा, यानी दूसरा सदन। अगर लोकसभा अगर इधर से भेजा रहता तो जांच राज्यसभा करती, ये बात याद रखिएगा। यानी दूसरा सदन क्या करेगा, जांच करेगा। और जब ये जांच करेगा तो ये राष्ट्रपति को भी बुलाएगा, कहेगा राष्ट्रपति को बुलाया जा, राष्ट्रपति की उपस्थिति में हम जांच करेंगे क्या राज्यसभा ने जो बात कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है वो सच में कह रहा है या राज्यसभा को कोई जातीय दुश्मनी हो चुकी है राष्ट्रपति से। इस बात की लोकसभा जब जांच करेगा तो राष्ट्रपति को भी वहां बुला लेगा। राष्ट्रपति अगर टेंशन में रहेंगे, सदमे का दौरा आ जाएगा तो अपने वकील को भेज सकते हैं, ऐसा व्यवस्था किया गया। अब यहाँ क्या होगा, या तो राष्ट्रपति जाए या तो इनका वकील जाए, और ये सारे लोग क्या होंगे, जांच समिति में सब के सब लोग बैठेंगे, जांच होगा। और जांच होने के बाद याद रखिएगा, मैंने अभी बताया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कोई न्यायिक जांच नहीं चल रहा, अर्ध न्यायिक है। अब जांच जब होगा तो जांच के दौरान अगर दूसरे सदन को मतलब लोकसभा को ये बात साबित हो जाएगा कि राज्यसभा ने राष्ट्रपति को जो इल्जामात लगा रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, वास्तव में राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, अगर ये बात लोकसभा अपने जांच समिति के माध्यम से तय कर ले तो वो लोकसभा क्या करेगा, लोकसभा राज्यसभा का सहमति देने के लिए, समर्थन करने के लिए दूसरा सदन मतलब यहाँ लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या, याद रखिएगा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करेगा प्रस्ताव, और जैसे ये पारित कर देगा तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मान ली जाएगी और राष्ट्रपति को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये तय है कि राष्ट्रपति गद्दी छोड़ेंगे। अब इसको मैं सरसरी निगाह से बता दिया, यहाँ मैंने आपको क्या बताया, अब इन सारी बातों को हमें एक नजर में आपको सरसरी निगाह से लेकर चलता। पहला बात मैंने क्या बताया, पहला ये बताया है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन में पेश की जा सकती है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, पहली बात। दूसरी बात, जिस सदन से प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसको पहला सदन बोलेंगे, और जिसमें जाएगा ट्रांसफर होकर फाइल उसको दूसरा सदन बोलेंगे। ये दूसरी बात आपको याद रखना। तीसरी बात क्या याद रखना, जो पहला सदन होगा जो शुरुआत कर रहा है राष्ट्रपति के ऊपर संविधान का अतिक्रमण देख करके जो शुरुआत कर रहा है, वो पहला सदन पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देगा। वो भी सूचना अपने कुल सदस्य संख्या के 1/4 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को क्या करेगा, सूचना देगा। कुल सदस्य मैं हर जगह बोला हूँ, इसको जरा समझिएगा। अगर राज्यसभा इसके कुल सदस्य कितना, भी 245 नहीं रखिएगा, 250 × 1/4 कर दीजिएगा, जो आएगा उतना संख्या। यहाँ मैं लोकसभा बोल रहा हूँ, कुल सदस्य बोलूंगा 1/4 सदस्य, यानी कि 250 का कर दीजिएगा, 250 × 1/4। फिर 2/3 जब मैं कह रहा हूँ कुल सदस्य का, तो आप 250 × 2/3 कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो मान लीजिएगा। फिर लोकसभा में भी आपको क्या करना है, 445 नहीं बल्कि 450 रखना। कुल सदस्य मैं बोला हूँ 450 × 2/3 आप कर दीजिए, जो आएगा इतना सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ। ये कुल सदस्य का मतलब ये समझिएगा। तो यहाँ मैं क्या बता रहा था, राज्यसभा ने पेश किया। अब राज्यसभा 1/4 बहुमत से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है। जब राज्यसभा 1/4 बहुमत से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देगा तो 14 दिन के बाद पहला सदन मतलब राज्यसभा अपने कुल बहुमत का, वही बात मैंने कहा, 2/3 बहुमत से पारित करेगा, और पारित करके सीधे दूसरे सदन को ट्रांसफर कर देगा। दूसरे सदन के पास जब जाएगा तो एक जांच समिति बैठाएगा, और जांच समिति में राष्ट्रपति को भी बुलाएगा, और सबके उपस्थिति में जांच पड़ताल चलेगा। अगर जांचने में दूसरा सदन को लगेगा कि पहला सदन जो इल्जामात लगा रहा है वो सही है, तो वो अपना कुल सदस्य का 2/3 बहुमत पारित कर देगा, और जैसे पारित कर देगा तो माना जाएगा महाभियोग प्रक्रिया पूरा हुआ और राष्ट्रपति को गद्दी छोड़ना पड़ा। अब इससे नोट में 1-2 बात आपको और महाभियोग से याद रखना, जो अक्सर सवाल पूछा जाता है। वो क्या है, वो ये है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है
उसमें कौन भागीदारी नहीं लेता, ये सवाल पूछता। तो मैं आपको बता दूं, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसमें नामित जो सदस्य होते हैं वो चुनाव में भागीदारी नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में अगर चाहते हैं तो भागीदारी ले सकते हैं नामित सदस्य। पहला बात, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ लिख देता, यहाँ नीचे लिख देता। यहाँ पहला बात आपको क्या लिखना, आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल कौन नहीं होगा। तो पहला बात, नामित कौन 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 होता है कौन नहीं होता है ये लिखना आपको। तो पहला बात आपको लिखना है कि जो नामित सदस्य होंगे, जो नामित सदस्य होंगे ये क्या होंगे, ये शामिल हो सकते हैं, ये शामिल हो सकते हैं, ये नामित सदस्य शामिल हो सकते हैं। नामित सदस्य मतलब क्या, जो एंग्लो इंडियन होते हैं उन्हीं को नामित सदस्य कहा जाता है। राज्यसभा और लोकसभा में जो 12 और 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उसको नामित सदस्य कहते हैं। वो नामित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं लेते हैं, चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कल की क्लास में मैंने बताया था, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते। लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में अगर चाहते हैं उपस्थित होना तो उपस्थित हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखना। नामित सदस्य जो होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो निर्वाचन में भागीदारी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है तो उसमें चाहेंगे तो वो भागीदारी ले सकते हैं, ये बात याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखना, जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन याद रखना आपको राष्ट्रपति के महाभियोग में ये भागीदारी नहीं लेते हैं, ये बात आपको याद रखना। 2 लाइन आपको क्या क्या याद रखना, नामित सदस्य यानी कि जो मनोनीत सदस्य वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग ले सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रखना है कि राज्य विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा, ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। दोनों उल्टा बात है, जो चुनाव में भाग ले रहा वो महाभियोग में नहीं ले रहा, जो महाभियोग में भाग ले रहा वो चुनाव में भाग नहीं ले रहा, ये उल्टा दोनों चल रहा है। ये 2 बात आपको और याद रखना। तो इस तरह से मैंने आपको 61 जो है महाभियोग बता दिया, और 62 और 63 को मैं यहाँ इरेज कर देता, या आप इतनी सारी बात को चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको 62 और 64 के बारे में यही बातचीत कर लेता हूँ। अनुच्छेद 62 को अगर देखा जाए तो 62 ये कहता है, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, ये समय दिया गया है 6 माह। फिर लिखा है आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ये भी दिया गया है 6 माह। इसका मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो नया राष्ट्रपति जो आएगा वो कितने समय के अंदर आ सकता है, यानी कि एक राष्ट्रपति का पद अधिक से अधिक कितना समय तक खाली हो सकता है। तो हमारा संविधान कहता है 6 माह तक। अगर राष्ट्रपति का पद किसी हालात में खाली हो रहा है, त्यागपत्र दे रहा है, आकस्मिक कोई घटना घटित हो रहा है, महाभियोग से हटाया जा रहा, अगर किसी हालात में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो अधिक से अधिक 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव होना आवश्यक है। और दूसरी बात इसी में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ये भी लिखा है 6 माह। यानी कि पहला है राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आपको याद रखना है 6 माह। कितना समय के अंदर व्यक्ति को निर्वाचित करके ला दिया जाएगा, यानी नया राष्ट्रपति 6 माह के अंदर। और आकस्मिक अगर रिक्ति हो गया है तो उसको भरने के लिए, अगर अकस्मात में कोई खाली हो गया किसी तरह गद्दी राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के साथ कोई घटना घटित हो गया, अगर खाली हो गया तो निर्वाचित जो व्यक्ति की पदावधि होगी वो कितना समय के लिए होगी, तो आपको याद रखना है 6 माह का। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए ये भी 6 माह याद रखना है, आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि भी आपको याद रखना है।
उसके बाद हम लोग 62 के बाद देखते हैं 63 तो उपराष्ट्रपति की बात करता है, और 64 भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात करता है। तो ये बात तो मैं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाते समय बताऊंगा। अब मैं बताता हूं अनुच्छेद 65 जो है वो ये कहता है कि जो भारत देश का राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, अकस्मात गद्दी उसकी खाली हो जाती है, तो उस दौरान उसकी गद्दी पे जाकर के उसकी अनुपस्थिति में उसके गद्दी पे भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के हैसियत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 कहता, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो हम लोग सीधे सीधे पढ़ते हैं कौन गद्दी संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालता है। ये आदेश कौन दे रहा, तो कहिएगा 65 दे रहा, 65 कह रहा। और एक बात और आपको याद रखना, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है तो आपको एक बात यहाँ याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता जो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता वो मिलना बंद हो जाता और उसको पूरा राष्ट्रपति की हैसियत से सुविधा दिए जाने लगता है, ऐसा बात कहा गया। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके गद्दी पे बैठेगा। अभी नोट जब हम पढ़ाएंगे लास्ट में, तो वहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो गद्दी कौन संभालेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश जाते हैं। ये सब बात मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इतनी सारी बात मैंने राष्ट्रपति से संबंधित है, मैंने अपनी दूसरी वीडियो दिया। अब तीसरी वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तो राष्ट्रपति की अब हम पढ़ाएंगे आपको शक्तियां, और उस राष्ट्रपति की शक्तियां पहले हम आपको पढ़ाएंगे कार्यपालिका संबंधित शक्ति, विधायिका संबंधित शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति, स्वयं विवेक की शक्ति, उसके बाद राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, ऐसे तमाम सारी शक्तियों के बारे में बातचीत करते हुए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ वनडे एग्जाम जैसे कुछ डाटा होते हैं, ये भी आपको पूरा एग्जाम में ही काम करेगा। उन सारे जैसे भारत का कौन सा राष्ट्रपति कौन से पहले राष्ट्रपति थे, पहला महिला राष्ट्रपति कौन, ट्रेड यूनियन से जुड़े थे, इस तरह की कुछ बातें आती रहती है तथ्य जैसे, तो वो लास्ट में हम आपसे बातचीत करेंगे। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा राष्ट्रपति से संबंधित बात। यहाँ मैंने आपको दूसरी वीडियो दिया है राष्ट्रपति का, लगभग 3 वीडियो या 4 वीडियो और लेकर के मैं आऊंगा। टोटल 5 से 6 वीडियो मैं आपको कंप्लीट राष्ट्रपति पढ़ा दूंगा। इतनी सारी बात को भी आप चाहे तो ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, बाकी नोटबुक बनाते चलिएगा। चैनल का ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हमारी मनोबल और हौसलाएं बढ़ेंगी, और हम निरंतर आपके प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, जहां मैं बातचीत करता हूं आपसे राष्ट्रपति की शक्तियां से संबंधित मुद्दों पे। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।